हेलो एंड वेलकम टू फार्मलिक्स योर स्टडी पार्टनर। जीपैट रैपिड रिवीजन सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां पर आज का जो हमारा टॉपिक है, जो फोकस है, वो फार्माकोलॉजी के टॉप क्वेश्चंस पे रहने वाले हैं। यानी ऐसे क्वेश्चंस जहां से आपके जीपैट के एग्जाम में क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। साथ ही साथ जितने भी एस्पिरेंट्स या जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जीपैट, नाइपर, डीआई, फार्मासिस्ट से रिलेटेड, चाहे वो फॉर्म से रिलेटेड बात हो, एग्जाम से रिलेटेड बात हो, सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीरॉइड इज नॉट अ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। देखो ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, ये चैप्टर है हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो भाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से ज्यादातर क्वेश्चन आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे दिख जाएंगे या फिर क्लासिफिकेशन पे दिख जाएंगे, इनके एडवर्स इफेक्ट पे मिल सकते हैं। तो ये तीनों चीज इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से जरूर कवर करके जाएं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। कि भाई पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टीरॉइड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड नहीं है। देखो ये सीधा सीधा सवाल आपके क्लासिफिकेशन से पूछा जा रहा है कि सर इसमें से कौन सा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड नहीं है। देखो वैसे तो मैं इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके बता सकता हूं, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका है कि आप सबसे पहले सारे ऑप्शन पढ़ लो। पहला है हाइड्रोकॉर्टिसोन, दूसरा है डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन, तीसरा है स्पाइरोनोलैक्टोन और चौथा है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। देखो लास्ट में सबके ओन आ रहा है, तो यहां पर आप देख के कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन अगर आपको क्लासिफिकेशन सभी चैप्टर्स के लगभग याद है तो आपको सीधे यहां पर स्पाइरोनोलैक्टोन दिख जाएगा कि सर ये कहां का है। सर ये तो डाईयूरेटिक चैप्टर का है। इसको हम क्या कहते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कहते हैं, जो कि पोटेशियम को सेव करता है। इस वजह से ये हमारा क्या है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड या फिर किसी भी तरीके का कॉर्टिकॉइड नहीं है। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहां अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड को देखते हैं तो ये दो भागों में डिवाइडेड होता है। वन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेकंड इज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फिर तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोकॉर्टिसोन होते हैं, इंटरमीडिएट में प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ट्राइमसिलोन एंड डिफ्लाजाकॉर्ट होते हैं। लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो डेक्सामेथासोन एंड बीटामेथासोन की बात करते हैं। देखो सबसे ज्यादा इसमें आपको हॉस्पिटल्स में सुनने को मिलेगा कौन सर डिफ्लाजाकॉर्ट सुनने को मिलता है, या फिर आप डेक्सोना नाम से नाम सुने होंगे जिसका क्या नाम है, डेक्सामेथासोन। ठीक है, बात क्लियर है। बहुत जल्दी जल्दी अपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की बात करें तो यहाँ पे डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टोन एसीटेट होता है, जिसको हम कहते हैं डीओसीए यानी कि डोका, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन एंड एल्डोस्टेरोन। अब बात करते हैं हमारे टॉपिकल स्टेरॉइड की। तो टॉपिकल स्टेरॉइड आप यहां से लर्न कर सकते हो। शुरू के दो ही सिर्फ आपको पढ़ने, क्योंकि उनसे ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स की। देखो एड्रिनल ग्लैंड्स में कुछ हमारे रीजन्स होते हैं जहां से कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको लर्न करना है GFR। क्या लर्न करेंगे सर, GFR यानी कि जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। अब GFR के साथ आपको क्या याद रखना है, AHA। क्या याद रखना है सर, AHA याद रखना है कि जैसे कि ग्लोमेरुलोसा की बात करें तो यहां से हमको मिलता है एल्डोस्टेरोन, और फेसिकुलेटा की बात करें तो यहां पे हमको क्या मिलता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन। और साथ ही साथ अगर हम बात करें रेटिकुलरिस की तो रेटिकुलरिस से हमको मिलता है एंड्रोजेंस। इसके अलावा अगर हम बात करें एड्रिनल मेड्यूला की तो एड्रिनल मेड्यूला से हमको क्या मिलता है सर, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि आपको सीधे एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एड्रिनल मेड्यूला से आपको क्या मिलता है। एक ऑप्शन में रहेगा आपके कैटेकोल अमीन्स। कैटेकोल अमीन्स का आपको इसको हम ऑलरेडी इसको क्लासेस में अपने डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कैटेकोल अमीन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पर एक कैटेकोल रिंग देखने को मिलेगी, कैटेकोल रिंग से जुड़ा हुआ एक अमाइन ग्रुप देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको इसको कैटेकोल अमीन की तरह पे आप इसको संबोधित करते हैं या इसको देखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कि इनसे रिलेटेड और किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। देखो ये भी पूछते हैं, जैसे कि हमने अपने पिछले रैपिड रिवीजन सीरीज में डिस्कस किया था कि इनके एक्शंस कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में देखने को मिलते हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में देखने को मिलता है और फैट मेटाबॉलिज्म में देखने को मिलता है। साथ ही साथ क्लिनिकल पिक्चर में आपको मून लाइक फेस, फेस लाइक माउथ एंड बफेलो हम भी यहाँ पे याद कर लेना है कि ये इनके क्लिनिकल पिक्चर्स, क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। और ये जो टेबल है, ये टेबल हूबहू पूरा का पूरा इसी तरीके से इसको लर्न करना है, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं, द एक्शन ऑफ क्लोरप्रोपामाइड इज, दैट इज
अब क्लोरप्रोपामाइड का एक्शन क्या है, दैट इज हटा दो, सीधे सीधे यहाँ पे लिखो द एक्शन ऑफ क्लोरप्रोपामाइड इज। क्लोरप्रोपामाइड का एक्शन क्या है आपको पता है, क्लोरप्रोपामाइड क्या है, एक एंटी डायबिटिक ड्रग है। तो एंटी डायबिटिक ड्रग में क्या होगा, क्या ये ग्लूकोजिनोलिसिस को इंक्रीज करेगा सर, बिल्कुल नहीं। इंक्रीजेस द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, सर बिल्कुल नहीं। इंक्रीजेस द इंसुलिन सिक्रेशन, क्या इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा देगा, जी हाँ सर इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा देगा, या फिर इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल नहीं। तो हमारा जो आंसर होने वाला है यहाँ पे, इंसुलिन के सिक्रेशन को ये क्या करता है सर, बढ़ा देता है। आइए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो इस चैप्टर से आपको क्या सीखना है, जब भी हम एंटी डायबिटिक चैप्टर पढ़ते हैं हमको आपकी इंसुलिन के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इनके क्लासिफिकेशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैकेनिज्म को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पे चलते हैं कि भाई ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक तरीके की जो ड्रग होती हैं वो इन्हेंस करती हैं इंसुलिन के सिक्रेशन को, यानी कि पैंक्रियाज के बीटा सेल पे काम करेंगी और इंसुलिन के सिक्रेशन को क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी। ओवरकम द इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये क्या करेंगे सर, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को ओवरकम करेंगी, यानी कि उसको क्या करेंगी सर, कम करेंगी। तीसरी बात आती है मिसलेनियस ड्रग, ये कुछ नई कैटेगरी की ड्रग होती हैं जिनको इसके साथ में हम देते हैं जिससे जो हमारा इफेक्ट हो वो और अच्छा आए। खासकर ये एज रिलेटेड भी ड्रग्स होती हैं कि कुछ एज में हम इनको यूज करते हैं और कुछ एज ग्रुप के लिए इनको हम नहीं यूज करते हैं। बात करते हैं अब पेरेंट्रल्स एंटी डायबिटिक ड्रग की, ऐसी ड्रग जो कि पेरेंट्रल्स यानी कि इंजेक्शन के थ्रू दी जाती हैं, जिसमें आती है हमारी इंसुलिन, GLP-1 एनालॉग्स एंड एमाइलिन एनालॉग्स आती हैं। अब यहाँ पर एक एक करके हम देख लेते हैं कि ऐसी ड्रग जो कि इंसुलिन की सिक्रेशन कराती हैं बीटा सेल पे काम करके, ये क्या करती हैं, बेसिकली पोटेशियम एसोसिएटेड एटीपी चैनल्स को, यहाँ सॉरी एटीपी एसोसिएटेड पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। तब इसका कैटेगरी में दो तरीके की ड्रग आती है, एक आती है हमारी सल्फोनिल यूरियाज और एक आती है हमारी मेग्लिटिनाइड्स। सल्फोनिल यूरियाज फर्दर दो ग्रुप में डिवाइडेड होती हैं, पहली होती है फर्स्ट जनरेशन और दूसरी होती है सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर कौन आती है सर, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, क्लोरप्रोपामाइड। और सेकेंड जनरेशन में हम बात करें तो जितनी भी जी वाली ड्रग्स हैं, तो ग्लिमिप्राइड, ग्लिक्लाजाइड, यहाँ पे ग्लिमेप्राइड, तो ये सभी जो ड्रग्स हैं ये हमारी सेकेंड जनरेशन में आती हैं। और अगर हम बात करें हमारे DPP-4 इनहिबिटर्स की, यानी कि डाईपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स की बात करें तो यहाँ पे जो ड्रग्स आती हैं ये आती हैं ग्लिप्टिन। क्या आती हैं सर, ग्लिप्टिन। अब ग्लिप्टिन्स में आपकी सीताग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, नैनोग्लिप्टिन एंड लीनाग्लिप्टिन, ये सभी आती हैं। ये सारी देखो, इनको हम ट्रिक से याद कर रहे थे कि ये सारी कौन है सर, बहनें हैं, यानी कि लीना, सीता, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं, यानी कि एक कैटेगरी आपको लर्न करनी है जहाँ के लास्ट में ग्लिप्टिन आती है, और ग्लिप्टिन कौन सी होती हैं, DPP-4 इनहिबिटर्स होती हैं। बात करें ऐसी ड्रग्स जो कि ओवरकम करती हैं इंसुलिन के रेजिस्टेंस को, दैट इज बिगुआनाइड एंड थायोजोलोडिन-डिओन्स। यहाँ पर बिगुआनाइड में मेटफॉर्मिन आती है, जो कि किसके लिए यूज करते हैं सर, ज्यादातर जो फैट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हम मेटफॉर्मिन यूज करते हैं। थायोजोलोडिन-डिओन की बात करें तो यहाँ पे पियोग्लिटाजोन एंड रोजीग्लिटाजोन भी आती हैं, जिसका ट्रिक था रोज पियो थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा मीन्स थायोजोलिडिन-डिओन्स एंड रोज पियो से रोजीग्लिटाजोन एंड पियोग्लिटाजोन। मिसलेनियस की बात करें तो यहाँ पर अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है, कार्बोज, मिग्लिटॉल, वोग्लिबोज। एमाइलिन एनालॉग की बात करें जो कि हम पेरेंटल देते हैं, दैट इज प्रामिलिंटाइड एंड डोपामिन D2 एगोनिस्ट की बात करें तो यहाँ पे ब्रोमोक्रिप्टीन दिया जाता है। एक और एगोनिस्ट है जिसको आप कमेंट में कर सकते हो, इसका नाम C से है। अब बात करते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर, यानी कि SGLT2 इनहिबिटर, दैट इज ग्लीफ्लोजिन। यहाँ पे डैपाग्लीफ्लोजिन और एक और ड्रग आप लर्न कर सकते हैं, एम्पग्लीफ्लोजिन, ठीक है। अब इंसुलिन के टाइप से भी क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सी टाइप्स जो हैं वो रैपिड है, कौन सी शॉर्ट है, कौन सी इंटरमीडिएट है, कौन सी लॉन्ग है। इनसे रिलेटेड आगे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अभी के लिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको लर्न कर सकते हैं। कम से कम हम 5 कैटेगरीज डिस्कस कर चुके हैं जहाँ से इनसे क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, तो ज़रूर से ज़रूर इनको पढ़ें और लर्न करें। इस बार क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जहाँ तक है GLP-1 एनालॉग से आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरल्यूकिन-1 एंटागोनिस्ट। IL का मतलब यहां पर है इंटरल्यूकिन-1। अब देखो GPAT 2021 की बात करें तो उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था जहां पर पूरे के पूरे इम्यूनोसप्रेशन चैप्टर से, इम्यूनोमॉड्यूलेटर चैप्टर से उनकी पूरी क्लासिफिकेशन ही पूछ ली गई थी, यानी कि मैच द फॉलोइंग करके पूरी क्लासिफिकेशन पूछ ली गई और बस उनको मैच करना था। तो जिन्होंने एक भी जो क्लासिफिकेशन है उस ड्रग की पढ़ी होगी तो वो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है बिल्कुल ईजिली कर लिया होगा। तो यहाँ पर इंटरल्यूकिन-1 एंटागोनिस्ट कौन सा है सर, क्या वो एरोनाफिन है, क्या वो ईटानरसेप्ट है, या फिर एनाकिंड्रा है, या फिर प्रेडनिसोलोन है। तो भाई प्रेडनिसोलोन तो हमारा क्या है सर, अभी हमने पढ़ा सर, ये तो एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ईटानरसेप्ट की बात करें, एरोनाफिन क्या है, एनाकिंड्रा की बात करें तो एनाकिंड्रा यहाँ पर क्या है, हमारा एक सही ऑप्शन है। ईटानरसेप्ट एंड एरोनाफिन हमारे गलत आंसर हो जाते हैं। तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर हम बात करें ईटानरसेप्ट
कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, TNF अल्फा इनहिबिटर्स हैं। इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट की बात करें, एनाकिंड्रा हमारा सही आंसर है। और अगर प्रेडनिसोलोन की बात करें, प्रेडनिसोलोन हमारा क्या था सर, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। बाकी सारे से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। इनके या तो मैकेनिज्म से क्वेश्चन आता है और या तो सीधे सीधे क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। अगर ये क्लासिफिकेशन आपको याद होता तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजीली बच्चों ने कर लिया होगा, या फिर जिन बच्चों ने इसको लर्न करा होगा वो उनके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल एक हलवे जैसा होगा कि तुरंत तुरंत ही इसको उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा। मैक्स टू मैक्स ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ 10 सेकेंड्स लगते हैं कि हाँ क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन ढूंढा और टिक मारा और आगे बढ़े। ठीक, चलो इसी के साथ ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं। देखो ऑक्सीटोसिन क्या है, एक सिंपल हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में ही बनता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीटोसिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे बॉडी में, चलिए उसको भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि ऑक्सीटोसिन क्या है, क्या एक रिंग्ड ऑक्टापेप्टाइड है, हैज एडीएच लाइक इफेक्ट, क्या इसका एंटी डायूरेटिक हार्मोन जैसा कोई इफेक्ट है, क्या इसका इफेक्ट ऑन यूटरस एंटागोनाइज्ड बाय बीटा एगोनिस्ट, क्या इसके इफेक्ट को बीटा एगोनिस्ट एंटागोनाइज करता है या नहीं। चलो अब इस चीज को देखने के लिए यहां पर सबसे पहले तो हम जान लेते हैं ये क्या है, एक ऑक्टापेप्टाइड है। लेकिन बाकी आंसर क्यों गलत है ये भी हम जान लेते हैं, क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड से इसे हम करते हैं। देखो अब यहां पर बात करते हैं कि भाई एडीएस लाइक इफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि एडीएस लाइक इफेक्ट किसका होता है सर, वैसोप्रेसिन का होता है। ठीक है, ये दोनों हार्मोन बेसिकली साथ साथ पढ़े जाते हैं, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड इनका जो इफेक्ट है वो बीटा एगोनिस्ट द्वारा बिल्कुल भी एंटागोनाइज नहीं किया जाता है। इस वजह से ये भी ऑप्शन क्या होगा सर, गलत हो जाएगा। नन ऑफ द अबव तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इट इज अ रिंग्ड ऑक्टापेप्टाइड। अब इसको ऑक्टापेप्टाइड के साथ में आपको कुछ चीजें और भी याद करने की जरूरत है, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। ऑक्ट्रियोटाइड पेप्टाइड ड्रग यूज टू ट्रीट एक्रोमेगेली। देखो साथ में इसकी जो ड्रग्स आती हैं कुछ ऑक्ट्रियोटाइड करके आती हैं, जो कि एक्रोमेगेली में यूज होती हैं। साथ ही साथ डायरिया एसोसिएटेड विद मेटास्टेटिक कार्सिनोइड ट्यूमर्स में काम आती हैं। वैसे एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड सिक्रेटिंग ट्यूमर्स, इनके लिए ये यूज किए जाती हैं। ऑक्सीटोसिन क्या है, एक रिकम्बिनेंट हार्मोन है यूज टू इंड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन इन प्रेग्नेंट ह्यूमन। किस चीज में काम आता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल मार्क करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे। ये किस लिए काम आता है, टू स्ट्रेंथन द यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रेंथ कर देने के लिए काम आता है प्रेग्नेंट वुमेन में जब भी लेबर इंड्यूस होता है। ठीक, एंड डिलीवरी और टू कंट्रोल द पोस्टपार्टम ब्लीडिंग। जब भी पार्चुरेशन के टाइम पे या फिर पार्चुरेशन होने के बाद जो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग यूज करते हैं दैट इज ऑक्सीटोसिन, और इससे रिलेटेड जो ऑक्ट्रियोटाइड करके जो ड्रग होती है वो हम यूज करते हैं। बाकी रिलेटेड इनके मैकेनिज्म और एब्जॉर्प्शन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉक्स इनहिबिटर। देखो लॉक्स का मतलब क्या होता है, हमने दो चीजें पढ़ी हैं, कॉक्स एंड लॉक्स। लॉक्स का मतलब होता है लाइपो ऑक्सीजनेस, लाइपो ऑक्सीजनेस। एंड यहां पर क्या है सर, इनहिबिटर। तो लाइपो ऑक्सीजनेस इनहिबिटर के बारे में पूछ रहा है। एंड ये हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं सर, एंटी एस्थमा चैप्टर में पढ़ते हैं। कॉक्स की बात करें तो कॉक्स हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं, एनएसएड्स। और ध्यान रहे दोनों ही चैप्टर से मल्टीपल टाइम्स आपसे क्लासिफिकेशन पूछा जा चुका है, तो क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। दोनों ही चैप्टर के क्लासिफिकेशन को आपको पढ़ लेना है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉक्स इनहिबिटर, इनमें से लॉक्स इनहिबिटर कौन सा है। देखो क्या जिलेटॉन है, जी हाँ सर जिलेटॉन होता है लॉक्स इनहिबिटर। क्या मोंटेल्यूकास्ट है सर, नहीं। मोंटेल्यूकास्ट क्यों नहीं है, मोंटेल्यूकास्ट एंड ज़ाफिल्यूकास्ट दोनों ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही किस में आते हैं, ल्यूकोट्राइन्स, ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट में आते हैं। अगर आप ल्यूकोट्राइन्स एंड लॉक्स में यहाँ पे कंफ्यूज करते हो तो आप ये ऑप्शन टिक करके आ जाओगे और ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, छोटी छोटी डिफरेंसेस में आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं। तो जिलेटॉन हमारा सही आंसर है। चलिए देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं। देखो ये दोनों ही फेज बहुत जरूरी है आपके एनएसएड्स और एस्थमा के लिए। देखो होता क्या है, फॉस्फोलिपिड कन्वर्ट होता है एरेकिडोनिक एसिड में। एरेकिडोनिक एसिड फर्दर दो पार्ट में कन्वर्ट होता है, दैट इज लाइपोऑक्सीजनेस एंड साइक्लोऑक्सीजनेस। साइक्लोऑक्सीजनेस की बात हम एनएसएड्स में करेंगे, जहां पर एनएसएड्स की वजह से हम किसको, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 दोनों को ही इनहिबिट करते हैं, जहां पर हमारे जो प्रोस्टाग्लैंडिन से रिलेटेड चीजें हैं वो क्या करती हैं, इनहिबिट होती हैं। और जो पेन है यानी कि दर्द है वो हम क्या करते हैं, उसको कम कर देते हैं, फीवर को कम करते हैं, पेन को कम कर देते हैं। वहां पे हम क्या पढ़ते हैं, एंटीपायरेटिक एक्शन पढ़ते हैं, एनाल्जेसिक एक्शन पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम लॉक्स की बात करते हैं तो यहां पर हम इन्फ्लेमेशन, जीआई अल्सरेशन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन की बात करते हैं। क्योंकि अगर हम लॉक्स को इनहिबिट कर दें बाय हेल्प ऑफ जिलेटॉन
तो हमको ये सभी एक्शन कम होने दिखेंगे, यानी कि ये सारे जो एक्शन हैं ये कम होते हुए नजर आने वाले हैं। चलो इसी के साथ इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें हैं तो ड्रग्स विच आर यूज्ड इन ब्रोंकियल एस्थमा, यहां पर देखो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट की बात है तो यहां पर दो बहनों को नाम हम पढ़ेंगे मॉन्टे एंड जाफिर, सॉरी दो बहनें नहीं, ये तो दो भाई निकले, ठीक है। तो कौन कौन है सर, मॉन्टे ल्यूकास्ट एंड जाफिर ल्यूकास्ट। मास्ट सेल की बात करें तो मास्ट सेल में ये दोनों एक ही हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट एंड कीटोटिफेन दो ड्रग यहां पे हम पढ़ेंगे। कीटो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करें तो यहाँ पे सिस्टमिक एंड इनहेशनल दोनों ही आती हैं, आपको यहाँ से देख लेना है। एंटी आईजीई एंटीबॉडी की बात करें तो ओमालिजुमैब, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ब्रोंको डायलेटर से आते हैं, जहाँ पर बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक, मिथाइल जैनदीन्स एंड एंटी कोलिनर्जिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इन्हीं के साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो कि आपके ब्रोंकियल एस्मा से पूछा जा सकता है। देखो सबसे पहले और सबसे आसान बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक्स करते क्या हैं। कुछ नहीं करते सर, ये बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करते हैं, इसको स्टिमुलेट करते हैं और CAMP का लेवल बढ़ा देते हैं। और जैसे ही CAMP का लेवल बढ़ जाता है, आप सबको पता है क्या होता है सर, ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा। और ब्रोंको जैसे डायलेशन हो जाएगा, हम सांस अच्छे से ले सकेंगे और जो एस्मिक अटैक है वो सप्रेस हो जाएगा। मिथाइल जैनदीन की बात करें तो मिथाइल जैनदीन क्या करता है, इनहिबिट करता है PDE को, किसको, फॉस्फोडाइएस्टरेज को। फॉस्फोडाइएस्टरेज को क्या कर देगा सर, इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। एंटीकोलिनर्जिक की बात करें तो ये ब्लॉक करते हैं हमारे वेगस एफरेंट को। चलो मैं इसको यहां लिख देता हूं, एंटी कोलिनर्जिक की बात हम यहाँ कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, हमारे वेगस एफरेंट को ब्लॉक कर देंगे। और उसको ब्लॉक करते ही ये क्या करेंगे, जो एसिटाइल कोलिन का रिलीज है उसको भी क्या कर देंगे सर, ये इनहिबिट कर देंगे। और इसके इनहिबिट करने की वजह से क्या होगा, जो वेगल टोन है, यहाँ पे वेगल टोन है वो भी क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। जो हमारी ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाने वाली है। तो ये कुछ हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया किसका, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का, जो कि ज्यादातर पूछी जाती है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और कॉमनली यूज्ड इनहेलेशनल एनेस्थेटिक कॉजेज, जितनी भी इनहेलेशनल एनेस्थेटिक है जो कि कॉमनली यूज की जाती हैं वो क्या कॉज करती हैं। देखो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करती हैं, जिनको भी आप इनहेलेशनल के थ्रू देते हो वो सीधे सीधे आपके रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करती हैं। इसको रट लो, समझ लो। रीनल ब्लड फ्लो और कार्डियक पेन का कोई भी असर नहीं देखने को मिलता मेजरली। शुरुआत करते हैं जनरल एनेस्थेटिक से। तो जनरल एनेस्थेटिक में हम दो पार्ट देखते हैं, इनहेलेशनल एंड इंट्रावेनस। इनहेलेशनल फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज वन इज गैस एंड अनदर इज वोलेटाइल लिक्विड्स। देखो गैस को याद करना तो बहुत आसान है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है सर, नाइट्रस ऑक्साइड बेसिकली एक लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, एक वैसोडाइलेटर है। क्या है सर, ये एक वैसोडाइलेटर है, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, एंटी एंजाइनल में ये यूज़ किया जाता है। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, एक लाफिंग गैस है और ये हमारा एक जनरल एनेस्थेटिक है। तो ये बेसिक डिफ्रेंशिएशन जान लेना बहुत ज़रूरी है। अब वोलेटाइल लिक्विड्स की बात करो तो यहाँ की एक ट्रिक है, दैट इज ही डाइज। क्या है सर, ही डाइज। ही से क्या हो जाएगा, एच से हो जाएगा आपका हेलोथेन, ई से हो जाएगा ईथर, डी से हो जाएगा डेसफ्लूरेन, आई से हो जाएगा आइसोफ्लूरेन, ई से हो जाएगा ईथर, या फिर इसको आप एस फ्लूरेन भी कहते हैं। यहाँ पे एस से आपको सीवोफ्लूरेन याद करना है। अब इंट्रावेनस की बात करें तो एक होती हैं जो बहुत जल्दी काम करती हैं, दैट इज फास्टर एक्टिंग, और एक होती है दैट इज स्लोअर एक्टिंग। फास्टर एक्टिंग की बात करें तो थायोपेंटेन सोडियम याद करना बहुत जरूरी है, प्रोपोफॉल एंड इटोमिडेट याद करना बहुत जरूरी है, इनसे कई बार ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं। स्लोअर एक्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी फेमस ड्रग है बेंजोडायाज़ेपिन्स, जो कि हमारी पाम वाली ड्रग्स हैं, डायजेपाम, लोराजेपाम, मिडाजोलाम, और ओपोइड चैनल जैसे की बात करें, जैसे कि हमारी फेंटानिल। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक की बात करें, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया किसे कहते हैं, किसके कारण होती है, इसके लिए क्या देते हैं, ये हमारा कीटामीन यहाँ पे होने वाला है। इसी तरीके से आप लोकल एनेस्थेटिक भी लर्न कर सकते हो। बढ़ते हैं हम आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल इन ट्रीटिंग ट्राइजेमाइनल न्यूराल्जिया। ट्राइजेमाइनल न्यूराल्जिया आपको पता है 3 नर्व्स होती हैं, वो उनकी वजह से जो पेन एसोसिएटेड होता है उसी को हम ट्राइजेमाइनल न्यूराल्जिया कहते हैं। इसको आगे हम और अच्छे से समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हैं फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन, सोडियम वैल्प्रोएट एंड इथोसक्सीमाइड। देखो मल्टीपल टाइम्स हमने डिस्कस किया है कि ड्रग ऑफ चॉइस से कई बार क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमाइनल न्यूराल्जिया। तो भाई ड्रग ऑफ चॉइस तो कोई एक ही होती है, मल्टीपल नहीं होती, तो ये याद करने वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ पर बहुत दिमाग नहीं लगाना है। जिन्होंने भी ये लर्न करा हुआ है उनको पता है कि CBZ यानी कि यहाँ पे कार्बामाज़ेपिन इसके सही आंसर हैं। आइए देखते हैं क्यों, क्योंकि फेनेटोइन और बाकी जो ड्रग्स हैं ये और किसी डिजीज के लिए एसोसिएटेड ड्रग ऑफ चॉइस हैं।
ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी में होता क्या है, जो हमारी 3 नर्व होती हैं, इन तीनों में ही ब्लड वेसल प्रेसिंग अगेंस्ट द ट्राइजेमिनल नर्व ऑल्सो नोन एज वेस्कुलर कंप्रेशन। अब इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये किसी कारण से कंप्रेस होती हैं, जिसकी वजह से जो पेन होता है वो हमको महसूस होता है। एंटी कन्वल्जेंट ड्रग में हम इनको पढ़ते हैं। एंटी कन्वल्जेंट ड्रग मोस्ट कॉमनली जो प्रेस्क्राइब की जाती हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी में वो 2 होती हैं। एक तो आपकी कार्बामाजेपिन हो गई एंड दूसरी आपकी ऑक्स कार्बाजेपिन हुआ पे देखने को मिलती है। इनके ब्रांड की बात करें तो टेग्रिटॉल इनको हम कहते हैं। ठीक, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट सेलेक्टिवली इनहिबिट द सेरोटोनिन रीअपटेक। देखो डायरेक्ट ये आपके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है एंटी डिप्रेसेंट या फिर एंटी एंजाइटी भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो एंटी डिप्रेसेंट एंटी एंजाइटी से डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पूछा गया है, तो क्लासिफिकेशन को आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उनके मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो बात क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आपने क्लासिफिकेशन में सिर्फ 2 चीज पढ़ी हो, SNRIs और SSRIs। SSRIs की बात करें तो हमने एफ ड्रग के बारे में पढ़ा था। एफ ड्रग में कौन सा था सर, फ्लुओक्सेटिन, फ्लुओक्सामिन, पैरोक्सिटिन एंड सर्ट्रालिन। सबसे पहले यहाँ पे आप फ्लुओक्सेटिन की बात कर लेते हैं। फ्लुओक्सेटिन आपने पढ़ा था और साथ में टीन हटाओ, अमीन लगाओ, हमने पढ़ा था फ्लुओक्सामिन। तो ये दोनों ही ड्रग किस में आती हैं सर, SSRIs में आती हैं। एंड SNRIs की बात करें जहां पर सेरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की बात करते हैं, तो इसमें कौन आता है सर, वेनलाफैक्सिन एंड डेसवेनलाफैक्सिन। कौन आता है सर, वेनलाफैक्सिन एंड डेसवेनलाफैक्सिन यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। ठीक, तो इनमें से तो कोई ड्रग यहाँ पे नहीं आने वाली, क्योंकि ये क्या है, SNRIs नहीं पूछ रहा है, SSRIs पूछ रहा है। SSRIs में हमने फ्लुओक्सेटिन पढ़ा था, फ्लुओक्सेटिन हमें दिख रहा है, तो सी हमारा सही आंसर है। अगर इनकी जगह पे फ्लुओक्सेटिन की जगह पे और कौन से आते तो ये सही होता। अगर यहाँ पे आ जाता सिटालोप्राम आता तो भी ये सही आंसर होता। एसिटालोप्राम आता तो भी सही होता। इसमें अगर यहाँ पे एस जोड़ दें और ये पूरा लिख दें तो भी ये सही होता। इनकी जगह पे डेपोक्सिटिन एंड सर्ट्रालिन आता तो भी सही आंसर होता। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि भाई इनमें से कौन कौन सी SSRIs हैं जो कि प्रो ड्रग हैं, तो आप अभी के अभी नोट करेंगे। एक तो फ्लुओक्सेटिन और सर्ट्रालिन दोनों ही क्या है सर, प्रो ड्रग आती हैं। क्या नाम लगेगा सर, फ्लुओक्सेटिन एंड सर्ट्रालिन। ये दोनों ही क्या है, प्रो ड्रग में आती है। जो प्रो ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो कि बाहर इनएक्टिवेटेड होती हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जाकर के ये क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। और साथ में ये भी डिस्कस करते हैं कि ये तीनों ऑप्शन क्यों गलत हुए सर। डेसिप्रामीन की बात करें तो डेसिप्रामीन सीधे सीधे क्या है सर, ये भी एक TCA है। पहली बात तो बात करिए, सारे ही क्या है सर, ये जो तीनों हैं ये एक TCA हैं। क्या है सर, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। जहां पर डेसिप्रामीन है वो सिर्फ और सिर्फ नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक को इनहिबिट करता है, लेकिन इमिप्रामीन की बात करें तो ये यहाँ पर नॉरएड्रेनालिन के साथ साथ 5-HT3 को भी क्या करता है, इनके भी रीअपटेक को इनहिबिट करता है। 5-HT3 यानी कि हमारी सेरोटोनिन। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ क्योंकि SSRIs की बात कर रहे थे, तो इसके लिए हमारा सिर्फ फ्लुओक्सेटिन ही सही आंसर है। क्लासिफिकेशन में देखेंगे, सबसे पहले लो सेरोटोनिन होने की वजह से क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं ये जान लेते हैं। यहाँ पर देखो डिप्रेस्ड मूड, एग्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। हाई सेरोटोनिन अगर हो गया, ये आपके मूड को इन्हेंस करता है, एलिवेट करता है डिप्रेशन को, एंड आपकी स्लीप साइकिल और भूख को भी सही करता है। यानी कि आपके बॉडी में सेरोटोनिन का यानी कि आपके बॉडी में सेरोटोनिन का जो लेवल है ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन, आपका मूड, आपका जो डिप्रेशन लेवल है ये भी क्या होता है, मैनेज होता है। ये हमारे सेरोटोनिन का हमारा जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। सेरोटोनिन का जो सिंथेसिस है, इनसे भी रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आपसे एक क्वेश्चन यही पूछता है कि सिंथेसिस जो हमारा 5-HT3 है, इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन है। प्रिकर्सर अगर पूछता है तो उसके लिए ट्रिप्टोफान हमारा जो है सही आंसर होगा। ट्रिप्टोफान बाय हेल्प ऑफ ट्रिप्टोफान हाइड्रोक्सिलेज 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान में कन्वर्ट होता है। देन बाय हेल्प ऑफ एरोमेटिक एल अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है सर, सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर आगे चल के वेसिकल से ये क्या होता है, बाहर हो जाता है, रिलीज हो जाता है जब भी हमारा डीपोलराइजेशन होता है। की टेकअवेज की बात करें तो ये आप जरूर से जरूर पढ़ लेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इन्हीं के साथ। तो ज़्यादातर जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनसे क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं, दैट इज डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स एंड सेरोटोनिन, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी की आपको सिंथेसिस और इनसे रिलेटेड जो भी की टेकअवेज हैं जो कि हम मेंशन कर रहे हैं, वो आपको ज़रूर से लर्न करना है और पढ़ के ही जाना है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ज़्यादातर हम क्वेश्चन पे कम टाइम दे रहे हैं और मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे रिलेटेड सभी एस्पेक्ट को हम कवर कर लें। चलो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ट्रीटिंग द पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म में ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्या पायरिडॉक्सिन है? नहीं सर, पायरिडॉक्सिन तो बिल्कुल नहीं है। अल्फा मिथाइल डोपा, जी हाँ ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कार्बिडोपा इसको ठीक करने के लिए दी जाती है। नन ऑफ द अबव हमारा ऑप्शन में हो नहीं सकता, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया अल्फा मिथाइल डोपा। चलो अब तो आइए देखिए पार्किंसोनिज्म में होता क्या है। देखो पार्किंसोनिज्म में एक पहले तो बैलेंस बनाओ,
इस बैलेंस में यहाँ पर एसिटाइल कोलिन और डोपामीन, इन दोनों का ही जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, जहां पर डोपामीन का लेवल हमारे बॉडी में कम हो जाता है और एसिटाइल कोलिन का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है, एसिटाइल कोलिन बढ़ता नहीं है, लेकिन क्योंकि डोपामीन कम हुआ तो एसिटाइल कोलिन अपने आप यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। अब इसके साथ इसकी एसोसिएटेड ड्रग्स और स्ट्रेटजीज को हम पढ़ लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या, पहले तो सिम्टम्स याद कर लेते हैं कि पार्किंसोनिज्म में कौन कौन से प्रोमिनेंट सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ए काइनेसिया देखने को मिलता है, साथ ही साथ हाइपोकाइनेसिया भी नहीं कहते हैं, हाइपोकाइनेसिया भी हम कहते हैं, और रिजिडिटी हमको देखने को मिलती है, एथिटोसिस देखने को मिलता है। ये सारी जो प्रोमिनेंट सिम्टम है वो हमको देखने को मिलता है। ठीक, तो सबसे पहली स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लीवोडोपा देते हैं। क्या देते हैं सर? लीवोडोपा देते हैं जीआईटी के थ्रू, जो कि हमारे इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग है। साथ ही साथ हम यहाँ पे एमांटाडीन देते हैं। एमांटाडीन से क्या कराते हैं सर? जो हमारे एमांटाडीन से जो D2 रिसेप्टर है, यानी कि हमारा जो डोपामीन रिसेप्टर है, उसकी सिंथेसिस, रिलीज एंड रीअपटेक को हम क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डोपामीन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमको करेक्टिव एक्शन देखने को मिलेगा। फिर डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट का हम यूज़ करते हैं। डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट में कौन कौन से एग्जांपल है? देखो, इसको भी हमने अपनी क्लासेस में दो तरीके से पढ़ा है, जिन्होंने भी क्लासेस ज्वाइन करी थी वहां पर एक हम पढ़ते हैं अर्गोट एल्कलॉइड्स, और साथ में नॉन एर्गोट एल्कोलाइड्स, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो एर्गोट एल्कोलाइड्स में आपको अगर याद है तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे बीपी से क्या हो जाएगा सर? पी से हो जाएगा हमारा परगोलाइट एंड बी से हो जाएगा ब्रोमोक्रिप्टिन। ये क्या है सर? हमारे एनालॉग्स होते हैं, डोपामीन रिसेप्टर एनालॉग्स होते हैं। बेसिकली अगर यहाँ से आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि डोपामीन रिसेप्टर एनालॉग में एर्गोट एल्कोलाइड को बताओ, तो ये आपका सही आंसर होने वाला है। एंड नॉन एर्गोट एल्कोलाइड्स की बात करें तो यहाँ पर कौन होता है? आरपी, एक तरफ बीपी और एक तरफ कौन है? आरपी। तो आर से क्या हो जाएगा? रोपिनिरोल, और दोबारा जो पी आया है उससे क्या हो जाएगा सर? प्रामीपेक्सोल। कौन हो जाएगा? प्रामीपेक्सोल। ठीक, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बाकी सारे जो स्ट्रेटजीज हैं वो हम जब पार्किंसोनिज्म डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम पढ़ने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लोकल, देखो यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहा है। तो लोकल, अगर आपने लोकल एनेस्थेटिक पढ़ा हो तो ये सीधे सीधे किस पे काम करता है सर? सोडियम चैनल पे काम करता है। सोडियम चैनल को क्या करता है? इनएक्टिवेट करता है, जिससे जो डिपोलराइजेशन है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो फर्दर आपका जो स्टिमुलेशन है वो नहीं हो पाता। तो यहाँ पर आपको सोडियम चैनल कहाँ दिख रहा है सर? ऑप्शन सी में दिख रहा है। पोटेशियम चैनल का कोई रोल नहीं है, कैल्शियम चैनल का कोई रोल नहीं है, और न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करने का भी कोई रोल यहाँ पर हमको नहीं मिलता। तो सीधे सीधे ब्लॉकेट ऑफ सोडियम चैनल। देखो होता क्या है, हमने लिडोकेन का एग्जांपल लिया है। ये क्या करते हैं? लिडोकेन हमारे मेम्ब्रेन में डिफ्यूज होते हैं, बाइंड करते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से। ये हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, इनसे बाइंड करेंगे और सोडियम की जो एंट्री हो रही होती है, लगातार ये एंट्री हो रही होती है, इसको क्या करते हैं सर? ये बंद कर देते हैं। एंड जो कि एक्साइटेशन है थ्रेशोल्ड का, ये नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो डेवलप नहीं होगा और लोकली एनेस्थीसिया यानी कि लोकल एनेस्थेटिक एक्शन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग कार्बामाजेपिन इंक्लूडिंग ऑल, यानी कि कार्बामाजेपिन की करेक्ट एक्शन आपको बताना है इन सब में होती है जो कि नहीं पाई जाती। देखो जहां पर एक्सेप्ट पूछ दे वहां क्वेश्चन के जस्ट अपोजिट बात करनी है, यानी कि यहाँ पे करेक्ट नहीं, बेसिकली आपको एक इनकरेक्ट एक्शन ढूंढना है कार्बामाजेपिन का, जो कि इनका नहीं होता। तो पहले ही हम बात कर चुके हैं, कार्बामाजेपिन ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया में यूज होती है, इनकी ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ये क्या हो गया सर? इनका करेक्ट एक्शन हो गया, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं है। यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ जनरलाइज्ड क्लोनिक टोनिक सीजर, क्या है सर? कार्बामाजेपिन क्या है? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इनको यूज करने में यूजफुल है, बिल्कुल सही। इनिशियल डोज क्या है? इनका हाई रहना चाहिए, यानी कि बात करें तो इनका इनिशियल डोज क्या हाई रहना चाहिए? चलो इनको अभी देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अनटूवर्ड इफेक्ट आर ड्राउजीनेस, वर्टाइगो एंड ब्लड विजन, यानी कि इनके जो दूसरे इफेक्ट देखने को जो मिलते हैं वो ड्राउजीनेस, वर्टाइगो एंड ब्लड विजन है। तो सर ये भी जो इफेक्ट क्या है सर? सही है, हमारा गलत आंसर यहाँ पे कौन होने वाला है? इनिशियल डोज शुड बी हाई। तो यहाँ पे जो सही आपको देखने को आंसर मिलेगा दैट इज इनिशियल डोज इनका हाई होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल गलत है। इनिशियल डोज जितनी भी ड्रग होती हैं सबका क्या होता है सर? लो ही होना चाहिए। तो इनके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि कैसे इनके मैकेनिज्म काम करते हैं, किस तरीके से कार्बामाजेपिन जो है हमारे बॉडी के अंदर काम करता है। देखो पहले तो जब भी जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, जो सोडियम चैनल होते हैं वो ओपन होते हैं, तो सोडियम लगातार अंदर आ रहा होता है और एक्शन पोटेंशियल को डेवलप कर रहा होता है। और एपिलेप्सी में क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होता है एक्शन पोटेंशियल का, ज़्यादातर एसिटाइलकोलिन रिलीज होने की वजह से जो बॉडी है वो हाइपर सेंसिटिव स्टेट में चली जाती है। अब करना क्या होता है? इसी चीज़ को बंद करना होता है, यानी कि सोडियम चैनल को क्या करना है? बंद करना है। अगर ये बंद हो जाएगा तो सोडियम का अंदर आना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा और एक्शन पोटेंशियल नहीं डेवलप होगा। अब इसे करते क्या है? ये जो कार्बामाजेपिन है
सीधे सीधे देखो, जो कार्बामाजेपिन है ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं सोडियम चैनल से। किससे बाइंड करते हैं सर, सोडियम चैनल से बाइंड करेंगे, और सोडियम चैनल को बाइंड करके उसका जो इनएक्टिवेटेड स्टेट है, यानी कि जो उसके इनएक्टिवेट रहने का जो स्टेट है उसको क्या कर देंगे, प्रोलॉन्ग कर देंगे, बढ़ा देंगे। और जब उसको बढ़ा देंगे तो वहां पर पे जो सोडियम की एंट्री है वो न्यूरॉन्स में कम हो जाएगी, और जनरेशन जो एक्शन पोटेंशियल का हो रहा था, यानी कि रिपीटेड जनरेशन हो रहा था एक्शन पोटेंशियल का, वो क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। और कम होने की वजह से जितने भी हमारे जो सीजर्स हैं, स्प्लिट के डिस्चार्ज हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसी के साथ बाकी रिलेटेड जो यहाँ पे मैकेनिज्म है ड्रग्स की, वो भी आप एंजियोटेंसिन 2 की बात करते हैं। तो भाई एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, एस इनहिबिटर्स, ये सभी हमारे हाइपरटेंशन चैप्टर से आते हैं। इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इनकी फिजियोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो एंजियोटेंसिन 2 की बात करें, क्या ये इंक्रीज होता है इन प्रेजेंस ऑफ इनालाप्रिल, कॉजेज ड्रॉप इन एल्डोस्टेरॉन लेवल, क्या ये एल्डोस्टेरॉन लेवल को कम करने में काम आता है, कैन रिजल्ट इन वाटर रिटेंशन, क्या ये वाटर रिटेंशन में हेल्प करता है, एंड इंक्रीजेज द सोडियम एक्सक्रीशन, यानी कि क्या ये सोडियम के एक्सक्रीशन को बाय किडनीज हेल्प करता है क्या। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे ये होगा कि भाई ये वाटर रिटेंशन को क्या करता है, हेल्प करता है, कैन रिजल्ट इन वाटर रिटेंशन। अब वाटर को रिटेन करके क्या होगा सर, जितना ज़्यादा हमारे बॉडी में वाटर बढ़ेगा, यानी कि अगर वाटर बढ़ा तो हमारा ब्लड वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम भी अगर बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि ये बाकी जो ऑप्शंस हैं ये क्यों गलत हुए, क्योंकि सर ये सोडियम के रिटेंशन में हेल्प करता है। क्या करेगा सर, क्योंकि वाटर रुक रहा है तो सोडियम भी रुकता है। देखो हमने बार बार एक लाइन कही है, डाईयूरेसिस इज ऑलवेज फॉलोड बाई नाइट्रीयूरेसिस, यानी कि अगर पानी का लॉस हुआ तो साथ ही साथ सोडियम का भी लॉस हुआ। अब यहाँ पे पानी क्या हो रहा है, रिटेन हो रहा है, तो अगर पानी रिटेन हुआ तो साथ ही साथ सोडियम भी क्या होगा, रिटेन होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया यहाँ पे, इस वजह से गलत हो गया। और एल्डोस्टेरॉन की बात करें तो यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन का भी सेम काम है, सोडियम को रिटेन करना। तो यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन का लेवल क्या होगा, ये ड्रॉप नहीं होके बल्कि क्या होगा, रिटेन होने वाला है। ठीक, इसी के साथ हम यहाँ पे अपने एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ से ही क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर पूरी प्रोसेस क्या होती है। देखो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ, ब्लड का वॉल्यूम ड्रॉप हुआ, ब्लड का वॉल्यूम जैसे ही कम होगा ब्लड का प्रेशर ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। हमारे किडनी को पता चला, किडनी रिलीज करेगा रेनिन। अब जैसे ही किडनी ने रेनिन रिलीज किया, हमारे लीवर से एक एंजाइम रिलीज होता है एंजियोटेंसिनोजन। अब एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होगा हमारे एंजियोटेंसिन 1 में। अब जो ये रेनिन है इसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये लंग्स से रिलीज हुए एस यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने के बाद इसके बहुत सारे मल्टीपल एक्शन होते हैं, जहां पर ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, सोडियम रिटेंशन में हेल्प करता है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो। इस हिसाब से ये काम करता है। और साथ ही साथ एक ब्रेडिकाइनिन से रिलेटेड एक्शन है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो आप सब कमेंट में मेंशन करेंगे, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया एक्सेप्ट। देखो दो तरीके के टर्म होते हैं, एक होता है टैकीकार्डिया और एक होता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है जब आपके हार्ट का जो रिदम है वो घट जाए, और टैकीकार्डिया का मतलब होता है जब आपके हार्ट का जो रिदम है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि ब्रेडिकार्डिया नहीं कॉज करेगी, यानी कि ये सारी की सारी ड्रग ब्रेडिकार्डिया कॉज करेंगी एक को छोड़ के। तो क्या वो मिथाइल डोपा है, क्या वो क्लोनिडीन है, क्या वो रेजरपिन है, या फिर वो हाइड्रालाजीन है। तो यहाँ पे देखो ये तीनों ही ड्रग क्या करेंगे सर, ब्रेडिकार्डिया कॉज करेंगे, लेकिन हाइड्रालाजीन जो है, हाइड्रालाजीन हमारी एक वैसोडाइलेटर है, ये हमारी ब्रेडिकार्डिया नहीं कॉज करेगी। ठीक, साथ ही साथ अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस की बात करें, तो क्लोनिडीन का अब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, तो इनसे क्वेश्चन आने के भी चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर ऑप्शंस में मिलते हैं, इसलिए इनका पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मिथाइल डोपा क्या है सर, इससे रिलेटेड आता है कि फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिथाइल डोपा हम यूज़ करते हैं। रेजरपिन की बात करें तो ये भी क्या है सर, एंशिएंट ड्रग्स है, यानी कि अब इनका जो यूज़ है वो बहुत कम होता है। रेजरपिन से रिलेटेड आपकी फार्माकोग्नोसी में क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछा जा सकता है इनके कंटेंट से रिलेटेड। हाइड्रालाजीन एंड मिनॉक्सिडिल की बात करें तो ये भी अब ज़्यादातर हमारे प्रेग्नेंट वुमेन्स में दिए जाते हैं, और बाकी इनका बहुत कम यूज़ होता है। ज़्यादातर मिनॉक्सिडिल से क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसे कौन सी हाइपरटेंसिव एजेंट्स हैं जो कि हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ आवर मिनॉक्सिडिल। एंड हमारी हाइड्रालाजीन से रिलेटेड आइए कुछ हम पढ़ लेते हैं बारे में इनके।
तो वैसोडाइलेटर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, यहाँ पे आती हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल, डाइऑक्साइड एंड फेनोल्डोपाम। तो ये दोनों ही क्या करती हैं सर, देखो हाइड्रोलाजीन का काम क्या है, सोडियम यानी नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज को बढ़ाती है जिससे वैसोडाइलेशन होता है, और कैल्शियम को इनहिबिट करती है जिससे कॉन्ट्रैक्शन क्या हो, कम हो। और कैल्शियम ये रिलीज कहाँ से होता है, हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है। और मिनॉक्सिडिल क्या है सर, ये दोनों, अब देखो ये काम कहाँ करती हैं, ये सब कहाँ काम कर रही है सर, आर्टेरियोल्स पे काम कर रही हैं। आर्टेरियोल्स को क्या कर देंगे सर, ये डायलेट कर देंगी, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, रेगुलेट हो जाएगा, या फिर इसको कहते हैं हम फॉल हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नाइट्रेट्स आर यूज्ड एज एन एंटी एंजाइनल एजेंट बाय। देखो नाइट्रेट्स तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे मेन क्वेश्चन इनका किस पे आता है सर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आता है। नाइट्रेट्स का कभी भी क्वेश्चन क्लासिफिकेशन पे नहीं आएगा, क्योंकि ये एंटी एंजाइनल, एंटी एरिथमिक और बहुत सारे चैप्टर्स में ये यूज होती हैं। तो नाइट्रेट्स का बात करें, यहाँ पे एंटी एंजाइनल में इनका मैकेनिज्म पूछा है कि किस तरीके से बात करते हैं। चलो इनका पहले ही हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो नाइट्रेट्स क्या होती हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होती हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होती है सर, वैस्कुलर गुएनालाइल साइक्लेज, वैस्कुलर गुएनालाइल साइक्लेज में कन्वर्ट होती हैं। और ये क्या करती हैं सर, जीटीपी का कन्वर्जन सीजीएमपी में बढ़ा देती हैं। कहाँ पे बढ़ा देती हैं, सीजीएमपी में बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से होगा क्या, देखो बहुत सारे एक्शन होते हैं। पहला का एक्शन तो ये है कि ये फॉस्फोराइलेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। फॉस्फोराइलेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करेगा प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी में, जिससे क्या होगा, जो एक्टिन और मायोसिन का जुड़ना है ये क्या होगा सर, घट जाएगा। दूसरा, ये कैल्शियम के लेवल को भी क्या करते हैं, कम करते हैं। कैल्शियम का लेवल कम होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होगा सर, कम हो जाएगा। यानी कॉन्ट्रैक्शन कम हुआ तो क्या होगा सर, रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा ब्लड वेसल्स में। तो ये दोनों ही एक्शन, यानी कि एक तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन कम हुआ एक्टिन मायोसिन बैंड से, दूसरा कैल्शियम के जो इन्फ्लक्स था वो भी हमने फ्री साइटोसोलिक कैल्शियम जो था उन्होंने क्या कर दिया, उसको कम कर दिया। तो इसकी वजह से हमको वैसोडाइलेशन देखने को मिला। तो अब इन ऑप्शन में से आई थिंक फिगर आउट करना बहुत ही इजी हो जाता है कि इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक एएमपी। क्या एएमपी को बढ़ा रहा है, नहीं सर, ये तो किसको बढ़ा रहा था, जीएमपी को। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरी बात करते हैं, इंक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक जीएमपी। जी हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर हो गया। फॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन एंड लाइट चेन, तो फॉस्फोराइलेशन को तो ये क्या कर रहा था सर, प्रिवेंट कर रहा था। प्रिवेंट करने की वजह से सी वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्या ऑल ऑफ द अबव तो वैसे भी हमारा नहीं रहने वाला है। तो सही आंसर जो हमारा होगा, इंक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक जीएमपी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करती है। एक बार और देख लेते हैं। देखो नाइट्रिक ऑक्साइड नॉर्मली हमारे ब्लड में पाई जाती है। ये क्या होती हैं, जो ऑर्गेनिक नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, ये नाइट्रिक ऑर्गेनिक जो नाइट्रेट्स होती हैं ये बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होती हैं, और हमारे यहाँ पर वैस्कुलर गुएनालाइल साइक्लेज में कन्वर्ट होती हैं। और वैस्कुलर गुएनालाइल साइक्लेज का बस एक ही काम है कि ये उठाएगा जीटीपी को और कन्वर्ट कर देगा सीजीएमपी में। और जैसे ही सीजीएमपी में कन्वर्ट हुआ, सीजीएमपी का सिर्फ और सिर्फ दो काम है, एक जो फ्री कैल्शियम है उनको कम कर देना, और एक्टिन और मायोसिन बैंड्स को का जो फॉल करके इनका जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर देना, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपको वैसोडाइलेशन देखने को मिलेगा। ठीक, बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म, लेकिन कई बार इन पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इस तरीके से आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट द हाइपरटेंशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। दोबारा नहीं डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी इनको डिस्कस किया गया है। प्रेगनेंसी में हम हाइड्रालाजीन का यूज करते हैं, जो कि आर्टेरियोल्स पे काम करती हैं। चलो ये आपने देख लिया है कि भाई किस तरीके से इनको हम लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इनको दोबारा से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ह्यूमन किडनी सेल्स। क्या स्ट्रेप्टोकाइनेज को ह्यूमन किडनी सेल से बनाते हैं, अभी देखते हैं। यूरोकाइनेज एक्ट ऑन द प्लाज्मिनोजेन डायरेक्टली। क्या यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजेन पे डायरेक्टली काम करते हैं, जी हाँ बिल्कुल ये काम करते हैं। हेपेरिन हैज स्लोअर एक्शन देन वारफेरिन। क्या हेपेरिन वारफेरिन से स्लो है, बिल्कुल नहीं, हेपेरिन वारफेरिन से बहुत तेज है। मेनेंडियोन इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन के। क्या विटामिन के का मेनेंडियोन एक नेचुरल फॉर्म है, बिल्कुल नहीं। तो हमारे यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज यूरोकाइनेज एक्ट्स ऑन द प्लाज्मिनोजेन डायरेक्टली। ड्रग कॉम्बिनेशन वारफेरिन विटामिन के रिजल्ट्स इन द स्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब भाई स्पेसिफिक इंटरेक्शन की बात करें, यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है क्या ये सीडेशन कॉज करेगा, एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है। तो देखो जब भी वारफेरिन और विटामिन के की बात होती है तो ये आपस में क्या होते हैं सर, एंटागोनिस्टिक एक्शन होते हैं। इस तरीके को इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक इंटरेक्शन ड्रग कॉम्बिनेशन ऑफ वारफेरिन एंड विटामिन के। ठीक है, तो यहाँ पे एंटागोनिज्म आएगा। ठीक, इसके साथ और बहुत सारे जो ड्रग के एंटागोनिस्टिक और एंटीडोट्स हैं इसको भी लर्न कर लेना बहुत ज़रूरी है। जो इसकी लिस्ट थी वो ऑलरेडी हम पिछले वाले वीडियोस में दे चुके हैं, तो वहाँ से आप उसको उठा सकते हैं, उनको लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के रिवर्सल एजेंट्स, एंटीडोट्स और वो सब मेंशन है, आप यहाँ से उनको देख सकते हो। जैसे बात करें वारफेरिन की तो प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट विटामिन के, डेबिगैट्रन की तो इडारू सीजुमैब,
एंड रिवारोक्साबान की बात करें तो एंडेक्सिनेट अल्फा यहाँ पे आने वाले हैं। एगोनिस्ट, इमे सिंथेटिक एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ये यहाँ पे पढ़ लेना बहुत जरूरी है। ये यहाँ पे हमारे ओपीएम वाले चैप्टर से ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की ड्रग्स हैं जिनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो एंटागोनिस्ट से पूछा जाता है, दैट इज नैलेक्सोन, नैल्ट्रेक्सोन एंड नैल्मिफेन, इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं। इनके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे म्यू एंटागोनिस्ट में ये आते हैं, नैलोक्सोन, नैल्ट्रेक्सोन। एंड बात करें मिक्स्ड ओपॉइड, जहाँ पे म्यू और कप्पा दोनों ही को ही दिया जाता है, दैट इज ब्यूटाफेनॉल एंड पेंटाजोसिन से क्वेश्चन पूछा गया है। 5-HT3 एंटागोनिस्ट की बात करें, जहाँ पर जो मेडिसिन हैं वो कीमोथेरेपी के टाइम पे जब वोमिटिंग आती है तब के लिए दिए जाते हैं, दैट इज ऑन्डासिट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन। NSAID स्टेरॉइड्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ ये सेलेकॉप्सिब, कीटोरोलॉग, डेक्लोफेनाक, डेक्सामेथासोन, ये सारे ड्रग्स को हम बात करते हैं। एंटीहिस्टामिन्स D2 एंड एंटी डोपामिनर्जिक की बात करें तो यहाँ पे ड्रोपेरिडोल, एलिजाप्राइड एंड यहाँ पर डाइफेनेड्रामीन की बात होती है। लास्ट क्वेश्चन आज का हम डिस्कस करेंगे, एंटीवायरल एक्टिविटी ऑफ ज़िडोविडिन इज ड्यू टू, यानी कि ज़िडोविडिन की जो एक्टिविटी है एंटीवायरल की वो किस वजह से है। ज़िडोविडिन देखो बेसिकली करता क्या है, इनहिबिशन ऑफ वायरल प्रोटीन सिंथेसिस। क्या ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है? इनहिबिट द वायरल RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, क्या ये RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है या फिर ये इनहिबिट करता है वायरल RNA पॉलीमरेज को? तो देखो इसका सिंपल सा आंसर है, ये इनहिबिट करता है वायरल RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज को। देखो इसको मैंने स्किप क्यों कर दिया बिना एक्सप्लेन के, क्योंकि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम साथ में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इसको स्किप करेंगे। सबसे पहले आओ देखो, कोई भी वायरस है, ये देखो ये मेरी खुद की नोट्स थी जब हम पढ़ते थे। अभी बात करते हैं, कोई भी वायरस है, ये हमारा जो क्या है सिस्टम है, हमारा बॉडी का सिस्टम है। अब ये वायरस क्या करता है, इसको सबसे पहले आके वहाँ पे फ्यूज़ करना होता है, ठीक है। तो फ्यूज़ करने के लिए जब ये फ्यूज़ ही ना करे तो ये हमारे बॉडी के सिस्टम में घुस नहीं पाएगा। अब फ्यूज ना हो इसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूजन इनहिबिटर्स, जिसमें आता है एन्फोवर्टाइड, मेवरीरॉक एंड इबालीजुमैब, ठीक। अब सपोज ये फ्यूज कर गया, फ्यूज करने के बाद में ये पेनिट्रेट करता है और फिर क्या करता है, अपने आप को बाहर निकालता है, जो इसकी वायरल RNA है उसको बाहर निकालता है, यानी अनकोटिंग करता है। इस अनकोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, इस अनकोटिंग को रोकने के लिए हम जो ड्रग देते हैं दैट इज M2 आयन इनहिबिटर्स। M2 आयन इनहिबिटर्स बहुत ही फेमस ड्रग है, आपने इनके कई बार सुना होगा, दैट इज अमांटाडीन एंड रमांटाडीन, इनको हम एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग भी कहते हैं, ठीक। अब सपोज बॉडी के अंदर आ गया, पेनिट्रेट कर गया, अनकोटिंग भी हो गई। अब अनकोटिंग के बाद क्या होता है, इनका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि RNA से DNA बनते हैं। अब RNA से DNA बनने के प्रोसेस में अगर हमको रोकना है तो यहाँ पर हम यूज करते हैं RTIs, क्या होते हैं सर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में आते हैं अबाकाविर, ज़िडोवुडिन, लेमिवुडिन एंड डिडानोसिन। इनकी ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर एबाकाजू में लायन टाइगर, एबाकाजू में लायन टाइगर, दैट इज अबाकाविर, ज़िडोवुडिन, लेमिवुडिन एंड डिडानोसिन। अब मान लो ये फिर से यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से DNA भी बन गया। अब DNA बन गया तो इनको क्या करना पड़ता है, इनको एक दूसरे के साथ क्या है, इंटीग्रेट होना पड़ता है, आपस में ज्वाइन होना पड़ता है। अब इस इंटीग्रेस इनहिबिटर को क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक एंजाइम होता है इंटीग्रेस, जो कि इन्हें जोड़ता है। अब इनको होस्ट DNA से जोड़ने के लिए जो इंटीग्रेस एंजाइम है, इसको ही अगर हम इनहिबिट कर दें तो क्या ये जोड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। इनके लिए यहाँ पे दो ड्रग यूज करते हैं, डोलोटेग्राविर एंड राल्टेग्राविर, डोलोटेग्राविर, ठीक। अब मान लो इन्होंने इन्हें जोड़ भी दिया, यानी कि होस्ट DNA को और वायरल DNA को इंटीग्रेज ने जोड़ दिया। अब इसके आगे अगर हम फर्दर प्रिवेंट करना है तो हम यूज करते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर। प्रोटीएज इनहिबिटर की सीधी सी ट्रिक है, रितु डोंट टीज प्रोटीएज, रितु डोंट टीज प्रोटीएज मतलब रिटोनावीर, आइड्रिडोनावीर, और इससे रिलेटेड बहुत सारी हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली रितु और प्रोटीएज याद रखेंगे, रितु से रिटोनावीर, प्रोटीएज से क्या हो जाएगा, प्रोटीएज इनहिबिटर्स। अब लास्ट में, अब इनकी लास्ट की आती है जो स्टेज, दैट इज पैकिंग, असेंबलिंग एंड बडिंग, जो कि बाहर निकल के और ये जो अपने नंबर को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, दैट इज आवर बडिंग स्टेज। अब इस स्टेज में क्या होता है, देखो अब यहाँ पे न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स को हम बात करते हैं, दैट इज जिम्वाविर, ओसेल्टामिर एंड पैरामाविर। तो ये पूरी हो गई हमारी वायरस की कहानी। इस तरीके से जो पूरा वायरस है बॉडी में आता है और अपने नंबर्स को बढ़ाते हुए हमको इन्फेक्ट करता है, डिजीज कॉज करता है, और इनके स्टेप बाय स्टेप पे कौन कौन सी ड्रग हम यूज़ करते हैं वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। और कुछ स्टेप ऐसे हैं जिनको हमने स्किप कर दिया है क्योंकि भाई उनकी अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने क्लासेस ली हैं तो उनमें हम इस चीज़ को और भी एक्सप्लेन्ड वे में हमने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को अब ख़त्म करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम फिर से फार्माकोलॉजी की रैपिड रिवीजन सीरीज़ को पढ़ेंगे। उससे पहले रैपिड रिवीजन फार्मास्यूटिक्स की जो सीरीज़ है वो मैम के थ्रू आने वाली है। वहाँ पर हम सीखेंगे कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो हमको एग्जाम से पहले पढ़ लेना है और रिवाइज कर लेना है। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड योर इमेंस सपोर्ट। स्टे ट्यून्ड टू फार्मालिक्स एंड स्टे ट्यून्ड टू लर्निंग। थैंक यू।